4% ही बढ़ा है। ये बात आफ्ताब अहमद ने कही। माननीय अध्यक्ष जी, यदि हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो वर्ष 2022-23 की कीमतों पर 2025-26 का बजट अनुमान 1,93,294 करोड़ रुपए होगा, और जबकि 25-26 का संशोधित बजट 1,91,156 करोड़ रुपए होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार वर्ष 2022-23 की कीमतों पर वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान 2,08,831 करोड़ रुपए होगा। माननीय अध्यक्ष जी, वास्तविक रूप से 2026-27 के बजट अनुमान में 25-26 के बजट अनुमान की तुलना में ये 8% और 25-26 के संशोधित बजट की तुलना में ये 9.24% की वृद्धि हुई है, न कि 4% जो आफ्ताब ने एक झूठ फैलाया है। माननीय अध्यक्ष जी, कात्यायन साहब ने कहा रेवेन्यू बढ़ाने की व्यवस्था कहा ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए व्यवस्था ठीक की जाए, ये कात्यायन साहब जी ने कहा। इनका कहना है कि शराब घोटाले हुए हैं, पैसा रिकवर नहीं हुआ है, ये आरोप लगाए हैं। टैक्स राइज अमाउंट नहीं बढ़ा, टैक्स लगाए थे पर वसूली नहीं हुई। ये बात कात्यायन साहब के द्वारा कही गई। माननीय अध्यक्ष जी, हम हरियाणा आबकारी नीति के तहत आबकारी खुदरा जोनों का आवंटन ऑनलाइन ई टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, ई टेंडर के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष जी, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है। इसमें टेंडरिंग में भाग लेने वाले लाइसेंस धारकों की संख्या काफी बड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 27 के लिए आवंटन प्रक्रिया में 1,194 खुदरा जोन के 1,927 ई बिड प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, बोली प्रक्रिया 25 जुलाई 2025 को पूरी हो गई, जो पिछले वर्ष की तरह निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी की गई। सरकार ने खुदरा जोनों की नीलामी के माध्यम से खुदरा लाइसेंस फीस के रूप में 14,342 करोड़ रुपए का उच्च राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.25% की वृद्धि को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष जी, 21 महीनों की अवधि वाली आबकारी नीति 2025-27 के अंतर्गत 14,064 करोड़ रुपए का राजस्व 25-26 के लिए 13,152 करोड़ रुपए और 26-27 के लिए अनुमानित है। यह माननीय अध्यक्ष जी, लाइसेंस फीस की इस नीति अवधि के कुल राजस्व का लगभग 53% है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें से लगभग 56% राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहले ही प्राप्त हो चुकी है तथा शेष 44% राशि वित्त वर्ष 2026-27 में प्राप्त होगी। माननीय अध्यक्ष जी, कात्यायन साहब जी ने भी एक चैलेंज किया और कहा, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो बताएं, जो उन्होंने कहा, जो चैलेंज किया है, कि वो बताएं 2014-15 से आज तक हमने कौन सा नया टैक्स लगाया। एक भी टैक्स नया नहीं लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी टैक्स नहीं लगाया। उस टैक्स का नाम कांग्रेस के लोग बताएं जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। कात्यायन साहब बताएं और यह भी बताएं कि उससे कितनी वसूली हुई है, ये भी बताने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, उसकी हर पाई वसूल न करके दिखाया तो सदन के अगले सत्र में मैं इस आरोप पर विशेष चर्चा के लिए अध्यक्ष महोदय को
आधे दिन की विशेष चर्चा करवाने का भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। अगर उनको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। अगर कांग्रेस के लोग चाहते हैं, हम चर्चा के लिए माननीय अध्यक्ष जी तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष जी। सीएम साहब एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत के एनसीसी के विद्यार्थीगण तथा स्टाफ उपस्थित है। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर रघुवीर कादियान जी द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि ये बजट शब्दों और आंकड़ों का मक्कड़ जाल लगता है। ये रघुवीर कादियान जी ने कहा और कहा गया कि 5, 10 और 20 करोड़ की चौपालें व शेड बनेंगे। ये बात कही गई। माननीय अध्यक्ष जी, कादियान जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। बजट के पैरा 44(4) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में शेड का निर्माण किया जाएगा। हमने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, बजट के अंदर प्रावधान किया है, उद्योगों के आकार के अनुसार इनके शेड बनाने पर खर्च होता है और वह करोड़ों में हो सकता है। कोई शेड बड़ा बने, उसके ऊपर करोड़ों रुपए भी लग सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी। जहां तक चौपाल की बात है, वह पैरा नंबर 63 के अनुसार चौपालों में रख रखाव के लिए हमने इसी बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी 5% राशि व्यय की जाएगी, इसका प्रावधान हमने किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि कादियान साहब को ना शेड का और धर्मशालाओं के बारे में, माननीय अध्यक्ष जी, कादियान साहब तो 5 स्टार होटलों, एयर कंडीशन स्थानों पर ही जाते हैं। अभी भी घूमने गए थे माननीय अध्यक्ष जी, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। चौपालों का महत्व, रास्तों को वो भूल गए हैं, उनको क्या पता है। अब तो उनको ध्यान में नहीं रहा। उनके रख रखाव के लिए पंचायतों को पैसे देने के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव पर वो आपत्ति कर रहे हैं कि हमने चौपालों के रख रखाव के लिए अलग से 5% का प्रावधान किया। माननीय अध्यक्ष जी, उनको आपत्ति है इसके ऊपर। कादियान साहब जी ने आगे कहा, सिमोन सिनेक, उसके कथन का उल्लेख किया माननीय अध्यक्ष जी, और उन्होंने ये कहा कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन। ये कादियान साहब ने कहा है। उन्होंने कहा इट इज अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। ये कादियान साहब ने कहा है माननीय अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहता हूं, कादियान साहब का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि यह कथन सुशासन का मूल मंत्र है माननीय अध्यक्ष जी, उसका मूल मंत्र है। मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं। वास्तव में सच्चा नेतृत्व वही होता है जो केवल आज की राजनीति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य का भी ख्याल रखता है। हम उसकी बात करते हैं। पर कादियान जी, पहले अपना बताएं कि कभी कांग्रेस के किसी वित्त मंत्री ने किसी भी बजट में आने वाले 2 सालों की भी बात कही हो? किसी भी इनके जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किए, किसी भी वित्त मंत्री ने भी आने वाले 2 सालों के अंदर हम ये काम करेंगे युवाओं के लिए, कोई बात कही हो? माननीय अध्यक्ष जी, मेरे बजट का पैरा नंबर 4 ये साफ कहता है कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 से पहले विकसित हरियाणा बने। उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। जो बच्चे माननीय अध्यक्ष जी, जो बच्चे 2026-27 में पैदा होंगे, वर्ष 2047 में वो 21 वर्ष के होंगे तथा विकसित हरियाणा में वो होंगे, विकसित हरियाणा में वो होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारा संकल्प है और उसी अगली पीढ़ी की चिंता में हम नॉन स्टॉप 4 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि वो चले गए वो सारे के सारे।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगा, हमने आज के फैसलों में कल का उजाला रखा है। हमने आज के फैसलों में कल का उजाला रखा है। हर युवा के सपनों में तरक्की का हवाला रखा है। हमारा बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, इसमें नई पीढ़ियों के भविष्य का इरादा रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक एक विकसित हरियाणा की ये परिकल्पना की है। इसलिए हमारे सभी बजट प्रावधान केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों के सशक्त व सुनहरे भविष्य के लिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रघुवीर काद्यान जी ने बेरोजगारी की बात, उसके बारे में भी कहा है कि बेरोजगारी फैल गई है। अपने बात ध्यान नहीं रहती, आरोप लगाते हैं, निकल जाते हैं रास्ते देख करके। कौन से रास्ते से निकलना है, कहीं आगे मीडिया तो ना खड़ी हो, कोई और देख ना ले, पतली गली से निकल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, काद्यान साहब ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने की बात आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि इस बजट में नौकरी नाम का शब्द नहीं है। ये काद्यान साहब ने कहा। मुझे हैरानी हुई माननीय अध्यक्ष जी कि इन्हें बजट में नौकरी शब्द ही दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया माननीय अध्यक्ष जी? क्योंकि अगर पढ़ते, उसको देखते, सुनते, शायद उनके ध्यान में कुछ ना कुछ आता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, बजट में 15 बार नौकरी व रोजगार शब्द का उपयोग हुआ है। 15 बार नौकरी और रोजगार का शब्द। काद्यान साहब ने बजट को खोलकर नहीं देखा। अगर वो खोल करके देखते तो उसके पैरा नंबर माननीय अध्यक्ष जी 11, 13, 35, 44, 63, 140, 144, 148 में स्पष्ट रूप से लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट रूप से लिखा है। परंतु आरोप लगाने हैं। मैंने कहा, जो सड़कों पे बोलते हैं, सदन में आकर के खड़े होकर के बोल देते हैं। यह तो हमारे कागजों को खोल करके भी नहीं देखते। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूरी कोशिश की। इन्होंने CMI रिपोर्ट का जो आंकड़ा बताया है, पिछले बार भी माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने बताया था, मैं उसे पढ़ूं, पर मैं हैरान हो गया। ऐसा कोई आंकड़ा इस संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध ही नहीं है जो इन्होंने बताया। झूठ फैला देते हैं, जनो कोई देखता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोग नहीं जानते। CMI की एक रिपोर्ट का हवाला दे दिया का उसकी वेबसाइट पर। मैंने चेक करी उसकी वेबसाइट माननीय अध्यक्ष जी। मैं तो लगा रहा 2 दिन, रात को लगा रहा, देखता रहा, परंतु मुझे उस वेबसाइट के ऊपर कहीं भी कोई शब्द उसका दिखाई नहीं दिया कि उसने कोई बेरोजगारी का आंकड़ा प्रस्तुत किया हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा करवाए गए जाने वाला नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण एक प्रमाणिक डाटा होता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस मंत्रालय ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक की अवधि में वो उसका सर्वेक्षण करवाया और इसके अनुसार संपूर्ण हरियाणा में बेरोजगारी दर वो 5.0% बताई गई। जो ये डाटा भारत सरकार की एक श्रम बल सर्वेक्षण संस्था है, उसने इसका सर्वे करवाया और उसने बताया कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर 5.0% है। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप अपने पड़ोस में भी देख लें, जहां थरी सरकार है, हिमाचल में सरकार है इनकी, वहां का भी देख लें कि बेरोजगारी आंकड़ा क्या है। घूमने गए थे, पता कर लेना चाहिए था। और तो वहां से तो 5 स्टार होटल में रुके वहां ये आंकड़े थोड़ी देखने गए थे भी चलो भाई 2-3 दिन आनंद से कटेंगे। 7.2% है माननीय अध्यक्ष जी हिमाचल का, 7.2%। और पंजाब में इन्हीं के ही आशीर्वाद से सरकार है माननीय अध्यक्ष जी। पंजाब के अंदर
क्योंकि मैं तो हरियाणा में देखा, मैं तो जानता नहीं हूँ। पंजाब कभी कभी जाने का मौका मिला। हरियाणा में दोनों ने गठबंधन करके मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया था जी, एक तार दिया आम आदमी ने, हाँ आम आदमी ने तार दिया, दोनों ने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा जी हमारा तो यही कैंडिडेट है, कहा अपना कैंडिडेट नहीं तारा, मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया मान्य अध्यक्ष जी। पंजाब की जो बेरोजगारी दर 7% है मान्य अध्यक्ष जी। मान्य अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में बेरोजगारी को हटाने के ठोस प्रयास हमारी सरकार कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने 2014 से अब तक लगभग 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है जो ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी चर्चा भी हुई है। आपने खूब चर्चा करवाई, इसी महान सदन के अंदर अभी करवाई है माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने जो आरोप लगाया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, अभी आपने चर्चा करवाई है, उसके अंदर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसी निगम के माध्यम से, जो हमारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसका गठन करके युवाओं को प्राइवेट ठेकेदारों से मुक्ति दिलाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और हमने इस निगम के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी 1,22,000 युवाओं को 58 साल की आयु तक नौकरी करने का कानूनी अधिकार देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने आरोप और बत्रा साहब और आफ्ताब अहमद ने आरोप लगाए प्रति व्यक्ति आय का, कि प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा दिया इसके ऊपर आरोप लगाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब, भारत भूषण बत्रा और आफ्ताब अहमद जी ने राज्य की प्रति व्यक्ति आय को लेकर के जो प्रश्न खड़े किए हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 3,95,000 रुपये बताई जा रही है, और वही इन्होंने कहा कि वही परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के अनुसार बड़ी संख्या में परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है। ये बात कही गई इनके द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन दोनों बातों को एक दूसरे से जोड़कर प्रस्तुत करना अर्थशास्त्र की उतनी भी समझ न होना ये दर्शाता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि उनको अर्थशास्त्र की, जब उन्होंने एक दूसरे को जोड़ा, कि उतनी समझ न होना ये दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो आजकल 12वीं कक्षा के विद्यार्थी को में होती है, इनको वो समझ होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, और फिर ये इधर उधर की बात करते हैं। मैं माननीय हुड्डा साहब से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस सदन को यह बताएं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, बताने का काम करना चाहिए उन्हें माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यहाँ नहीं है, परंतु कभी ना कभी तो आकर के बताएं ये फार्मूला भी, प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला ये कौन सा यूज करते थे, कैसे वो निकालते थे प्रति व्यक्ति आय, उसका फार्मूला क्या था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया में किसी भी देश, चाहे वह अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, देश के किसी भी प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय निकालने का केवल एक ही तरीका है माननीय अध्यक्ष जी, एक ही तरीका है सभी जगह, परंतु इनके पास कौन सा फार्मूला है मुझे जानकारी नहीं है। उस राज्य या देश की जीडीपी को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाए, यही एक ही फार्मूला है माननीय अध्यक्ष जी। जो आंकड़ा आए वह उस राज्य या देश की प्रति व्यक्ति आय वो कही जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी मानक पद्धति के आधार पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 3,95,000 रुपये है। यह कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है, ये तो हमारी जो यहाँ की जीडीपी है उसके आधार पर ये प्रति व्यक्ति आय ये हमने निकाली है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश में आज ही जन्मे जो ये बात बोल रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं, इनका तो
एक ही अर्थ है कि जो बच्चा, जिस बच्चे ने आज ही जन्म लिया है, उसकी भी आय 3,95,000 रुपये है। और केवल जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन पर अपना जीवन यापन कर रहा है, जिसकी आयु 90 वर्ष है, वो एक बुजुर्ग की आय भी 3,95,000 रुपये है। इनका तो ये कहना है। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने कई सवाल उठाए परिवार पहचान पत्र के ऊपर। उन्होंने कहा, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि किसी और जो परिवार पहचान पत्र है किसी कांग्रेसी ने बनवाया हो तो बताने का काम करें। मैं मानकर चलता हूं कि आप कांग्रेस के लोगों में से अधिकांश के परिवारों की वार्षिक आय 5, 10, 15, 20 लाख रुपए होगी। ऐसे हरियाणा में लाखों समृद्ध परिवार हैं जो परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाते। यदि वे बनवाते तो आप यह नहीं कहते कि 75% या 60%, 50% परिवार गरीब कैसे हो सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष स्वयं अपने आंकड़ों में एक रूपता नहीं रख पा रहा। कोई कहता है, इनके अंदर से लगातार इनके अलग अलग बयान आते रहते हैं। कोई कुछ बोलता है, एक ही सदन के अंदर अगर दूसरे को बोलने के समय दिया तो दूसरे आंकड़े प्रस्तुत करेगा, दूसरा दूसरे आंकड़े प्रस्तुत करेगा। माननीय अध्यक्ष जी कभी बोलते हैं 51 लाख से अधिक परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है। कोई कहता है कि 60% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। मैं विपक्ष से ये अनुरोध भी करता हूं कि आप पहले अपने आंकड़ों में सुधार करें, अपनी सहमति और जरूर बनाएं कि हम अगर कोई फिगर पेश कर रहे हैं वो फिगर एक आए। माननीय अध्यक्ष जी, परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में आज 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों की संख्या 39,65,633 है, जबकि 1,40,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की संख्या 36,44,609 है। माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, देश में जहां अधिकांश राज्यों में गरीबी रेखा की आय सीमा लगभग 1,20,000 रुपए मानी जाती है, वहीं हरियाणा में 1,80,000 रुपए इसको रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं विपक्ष से कि आप औसत आर्थिक संकेतकों और सामाजिक कल्याण योजनाओं के आंकड़ों को मिलाकर जनता को आप भ्रमित न करने का काम करें। हरियाणा आज देश के सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में आज शामिल है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी निरंतर बढ़ती प्रति व्यक्ति आय इसका पुख्ता प्रमाण है। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने लाडो लक्ष्मी बजट के ऊपर क्वेश्चन उठाए। इन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी का बजट कम कर दिया। रघुवीर काद्यान, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि हमारी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का बजट अब कम बताया गया है। ये इस प्रकार का आरोप लगाया है। इनके अनुसार प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं की संख्या 82 लाख है, ये बता रहे हैं जी। हमने कहा 82,50,000 हैं। इसके लिए 2100 रुपये प्रति माह दिया जाए तो बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए बनता है। ये तर्क दे रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और अब चले गए। कम से कम मैं पूछता भी, आपके पास कहां से फिगर आ रही है, कहां से लेकर के आते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय? सीएम साहब, एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूं आपको। वहां से तो मैं भी सोच रहा था कि कितने पेज हैं, यहाँ से तो मेरे को दिखने लग रहा है कितने पेज हैं। आज उनकी भूमिका मैंने अदा करनी पड़ रही है जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मैं बहुत सारे क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे रहा हूं, परंतु जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये भी मैंने गजब देखा पहली बार भी विपक्ष अपनी कुर्सी पर न बैठ पाए।
आरोप लगाए दे, आरोप लगाएगा भाग जा। ये पहली बार हुआ है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। हैं जी, प्रदेश की जनता देख रही है वैद्य जी, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये अपने समय के कारनामे ये भूल जाते हैं और फिर कभी बोलते हैं कहाँ अहंकार हो गया। अरे भाई अहंकार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय उपाध्यक्ष महोदय हम विकसित भारत की तरफ गति से चल रहे हैं, गति से आगे बढ़ा रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष। इन्होंने कहा कि 82,50,000 महिलाओं की प्रदेश में संख्या है, कहां से आंकड़े लेके आए। और 21 रुपये प्रति माह अगर दिया जाए तो बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का वो बनता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना लाडो लक्ष्मी योजना के भी 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर 34,27,993 महिलाएं हैं 18 से 60 वर्ष की आयु जो ये कह रहे हैं। 3200 रुपये सहायता, या तो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता या विधवा पेंशन, अविवाहित पेंशन या दिव्यांग हमारी ये ले रहे हैं। इनके घर पर 100 बार भी जाएं, जिसको अगर विडो पेंशन मिल रही है, क्योंकि उसको 3200 रुपये मिल रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या किसी 60 साल की है उसको भी बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं, अविवाहित है उसको भी, जो 60 साल से ऊपर दिव्यांग है उसको भी माननीय उपाध्यक्ष जी 3200 रुपये दे रहे हैं। अगर उनके घर पे जाएं तो वो 3200 रुपये ले रहे हैं, वो 2100 रुपये कैसा लेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रावधान है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। परंतु ये आंकड़े पता नहीं कहां से प्रस्तुत करते हैं। इन 34 लाख महिलाओं के लिए काद्यान जी ने जो बजट का प्रावधान रखना चाहिए था उसके बारे में उसका कोई जिक्र नहीं किया, बस आरोप लगा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काद्यान साहब महिलाओं की संख्या की गिनती करते हुए यह भूल गए कि फिलहाल इस योजना में 23 से 45 साल तक की आयु वाली वो महिलाएं ही पात्र हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए। अभी हमने इस बजट के अंदर माननीय उपाध्यक्ष महोदय 1,80,000 रुपए उसको किया है। और माननीय उपाध्यक्छ महोदय, मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 9,56,095 महिलाएं इसके अंदर पात्र मिली हैं जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम थी। इनके बैंक खातों में हमने 5 किस्तें 834 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि हमने जारी भी की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल मैंने इस योजना में 5,000 करोड़ रुपए का पहले अपने बजट के अंदर प्रावधान किया था और मैंने बजट भाषण में स्पष्ट कहा था कि हम 25 सितंबर 2026 से 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाली महिलाओं को भी पात्रता देंगे। ये मैंने अपने बजट भाषण के अंदर कहा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने इस बजट के अंदर 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह बजट बहनों के लिए कम पड़ता है तो सप्लीमेंट्री के अंदर जितना बजट बहनों को आवश्यकता है हमारी सरकार उतना बजट देने के लिए तैयार है, कोई बजट की कमी नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने कहा कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति अपराध बढ़ रहा है, ये बात कही, आरोप लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के माननीय नेता भी हैं। सदन में यह कहते हुए प्रदेश की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति अपराध 3.8% है और हरियाणा देश के
10 सबसे खतरनाक राज्यों में शामिल है। ये बात कही गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि प्रदेश में, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति अपराध 3.8% है और हरियाणा देश के 10 सबसे बड़े खतरनाक राज्यों में शामिल है। ये आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री भी 2 बार रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे सहमत होंगे कि जब भी आंकड़ों की बात की गई, उनका संदर्भ, उनका कालखंड, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका सही अर्थ समझना जरूरी होता है। ये हुड्डा साहब को भी मालूम है। केवल अधूरी जानकारी प्रस्तुत करके प्रदेश की छवि धूमिल करने का प्रयास करना सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, परंतु इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एनसीआरबी द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वे केवल वार्षिक अपराधों की संख्या से संबंधित होते हैं। एनसीआरबी कहीं भी यह नहीं बताता कि कोई राज्य सबसे खतरनाक है या सबसे सुरक्षित है। यह कभी भी अपने आंकड़ों में एनसीआरबी नहीं बताता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा देश के 10 सबसे खतरनाक राज्यों में शामिल है। ये कितना बड़ा झूठ हमारे विपक्ष के नेता ने बोला है, कितना बड़ा झूठ। प्रदेश को भ्रमित करने का काम, प्रदेश को गुमराह करने का काम ये विपक्ष के नेता कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यहां नहीं है, मैं इनको पूछता भी कि आपके पास कौन से आंकड़े हैं, बताएं तो कम से कम। आप आरोप लगा दिया झूठा, आरोप लगा करके भाग गए, फिर बात भी नहीं सुन रहे। बात तो सुननी चाहिए, हरियाणा प्रदेश का जन जन सुन रहा है। अगर कांग्रेस के नेता नहीं सुन रहे, हरियाणा प्रदेश का जन जन सुन रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस महान सदन के माध्यम से इनका जवाब 2029 में इनको देने वाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हत्या के मामलों की बात है, यदि हम निष्पक्ष रूप से सभी प्रकाशित आंकड़ों को देखें तो सच्चाई स्वयं ही सामने आ जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय में, मैं तो आज इनको पूछना था, ये चले गए, बताना चाहिए था, प्रदेश ने भी सुनना था कि इनके समय के अंदर क्या हालात थे। मैं बताना चाहता हूं, वर्ष 2004 में प्रदेश में हत्या 733 मामले दर्ज हुए। 2004 में ये मुख्यमंत्री थे, इनकी सरकार थी, और 2014 तक आते आते यह संख्या बढ़कर के माननीय उपाध्यक्ष महोदय 1106 हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हत्या के मामलों में लगभग 3.81% की दर से वृद्धि हुई इनके समय में हुई। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वे वास्तव में इन्हीं के समय के वास्तविकता को दर्शाते हैं। इन्हीं के समय के आंकड़े हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों को देखें, हमारी सरकार का 2014 से लेकर के आज 2026 है, 2025 तक प्रदेश में हत्या के 1106 मामले दर्ज हुए, 1106 मामले दर्ज हुए। लेकिन वर्ष 2025 में यह संख्या घट करके 911 हो गई। ये संख्या कम हुई है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और इस अवधि में प्रदेश में हत्या की दर औसतन 1.75% की दर से घटी है, कम हुई है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसका ये सीधी बात है कि पिछले एक दशक में हरियाणा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गंभीर और प्रभावी कदम हमारी सरकार उठा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे पुलिस आधुनिकीकरण, तकनीकी संसाधनों का उपयोग हो, महिला सुरक्षा के लिए विशेष पहल हो और अपराध नियंत्रण की सख्त नीति हो, इन सभी प्रयासों का
परिणाम आज आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हरियाणा को सुरक्षित, मजबूत और कानून के राज वाला प्रदेश बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता से के साथ काम कर रही है। आंकड़े भी यही बता रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्षों में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में आज उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इनके समय से ज्यादा सुधार हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत भूषण बत्रा जी ने आरोप लगाया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कर्जा बढ़ गया। कहा देखते भी तो नहीं है, पता नहीं कहां से, मैं तो पूछता, आज चले गए। बत्रा साहब ने ये सवाल उठाया कि उद्योगों के बारे में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो हरियाणा में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल नाम भी लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन उद्योगों पर भी लगभग 1,85,767 करोड़ रुपए का कर्जा। मुझे हैरानी हुई माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति ने अपने रोजगार के लिए इंडस्ट्री खड़ी की, उसने बैंक से कर्जा लिया, इसको क्यों चिंता हुई उस बात की? मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बत्रा जी को ये पूछना चाहता हूं कि तेरे पास कोई आदमी आया, कोई बैंक वाला आया, भी भाई इसने पैसा नहीं दिया, मेरा पैसा भरवा दे, या कोई आदमी आया हो, किसी ने कहा हो बत्रा जी से पिता बताया दे भाई भी मेरे को ये कर्जा नहीं दे रहा, कुछ तो बताए। ये पता नहीं कहां से ये इस प्रकार की बातें निकाल करके लेके, अरे भाई किसी प्राइवेट व्यक्ति ने फैक्ट्री लगानी है, वो बैंक में जाएगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और वो वहां जाकर के लोन लेगा, इसको क्यों चिंता हो रही है? अभी वो क्यों लोन ले रहा है? ये लोन क्यों आगे खड़ा है इतना ज्यादा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े उद्योगों का कर्ज सरकार ने चुकाना होता है क्या? क्या सरकार चुकाएगी उनका लोन? वो तो जिसने लोन लिया वो चुकाएगा, और नहीं चुकाएगा तो कार्रवाई होगी। इनके पास किसी बैंक का अथवा किसी संस्थान ने अनुरोध किया हो, बत्रा साहब के पास जाकर कहा हो कि उनके द्वारा किसी उद्योग को दिया गया कर्ज सरकार से दिलाया जाए? किसी ने कहा हो जाएगा भी वही कर्ज दिया किसी बैंक ने, तो कहा हो जाएगा भी वो कर्ज दिया था हमने, वो वापस करवाओ। किस प्रकार की बातें अन्य उपाध्यक्ष जी करते हैं? क्योंकि मुद्दा नहीं, बिना मुद्दे के खड़े होकर के बोलना और फिर सुन नहीं सकना, भाग जाना, ये तो बहाना था माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इनको पता था भी हमने जो बातें कही हैं वो ठीक नहीं कही, हमारे पास तथ्य नहीं है उनके, और जब तथ्य नहीं होते तो सुन नहीं व्यक्ति सकता, कैसे सुने? तर्क भी होता है फिर बीच में, फिर रौला पाते हैं, रौला पा के भाग जाते हैं। इनने सोचा भी पहली भाग जाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के खर्च के ऊपर इन्होंने बात कही। ये हुड्डा साहब ने भी कहा, आफ्ताब अहमद ने कहा, निर्मल सिंह ने कहा कि 6% का ही शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा का आरोप लगाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आफ्ताब ने ये प्रश्न भी उठाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का लगभग 6% ही खर्च होना चाहिए, जबकि राज्य में बजट में यह लगभग 1.9% बताया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि शिक्षा पर जीडीपी के 6% खर्च का लक्ष्य कोई नया प्रावधान नहीं है। यह लक्ष्य सर्वप्रथम कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में यह रखा गया था। बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 1992 की समीक्षा में भी इसे दोहराया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 4 में की मद 26.1 और 26.2 में भी यह स्पष्ट किया गया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय
कि शिक्षा में निवेश बढ़ाकर जीडीपी के 6% तक पहुंचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास करेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लक्ष्य केवल किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों के कुल सार्वजनिक व्यय का ये लक्ष्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा के वर्तमान बजट का प्रश्न है, वर्ष 2026-27 के लिए केवल स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 18,717 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रावधान मैंने इस बजट के अंदर किया है। इस बजट के अंदर एजुकेशन के लिए किया है, जो राज्य के कुल बजट का माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का लगभग 8.37% को ये ज्यादा दिखाया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इसे जीएसडीपी के प्रतिशत में देखा जाए तो यह 1.37% बैठता है, लेकिन शिक्षा बजट में केवल स्कूल शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का बजट भी इसमें शामिल किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार शिक्षा को भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा साधन हमारी सरकार मानती है। पिछले वर्षों में प्रदेश में विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, नए कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना तथा शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण जैसे अनेक महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब इन सभी मदों को सम्मिलित किया जाता है तब शिक्षा पर कुल व्यय की वास्तविक स्थिति सामने आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें मिलाकर के जीएसडीपी का 1.67% तथा राज्य के कुल बजट का 10.25% बनता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसलिए विपक्ष से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ये झूठ फैलाने का काम न करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आफताब अहमद ने यूनानी मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा, कई बार उसके ऊपर हमने इस महान सदन के अंदर उनको बताया, क्योंकि बार बार इन पे मुद्दा तो नहीं है, उसी को रिपीट करते रहते हैं, फिर बोलते रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला ने कहा कि बजट डॉक्यूमेंट में जन स्वास्थ्य के बारे में 2 लाइनें तक नहीं कही। आरोप लगाया उन्होंने और ये कहा कि मेरे हल्के में तो कोई काम नहीं हुआ। ये भी कहा सरकार ने कोई काम नहीं किया मेरे हल्के में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण को उन्होंने ध्यानपूर्वक पढ़ने का कष्ट ही नहीं किया, उन्होंने देखा ही नहीं है। मैंने कहा कि सड़क के ऊपर जो नारे मारते हैं ये लोग, वही आकर यहाँ महान सदन के अंदर आकर के बोलने लग जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि वे बजट भाषण के पैरा नंबर, ये आदित्य सुरजेवाला पैरा नंबर 31, 32, 80, 81 और 85 के भाग 5 को देख लेते तो उन्हें स्पष्ट दिखाई देता कि हमने जन स्वास्थ्य के विषय में न केवल विस्तृत जानकारी दी है बल्कि भविष्य की ठोस रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैथल की कॉलोनियों में विकास के लिए पैसे नहीं देने और वहां गंदा पानी जमा होने की बात ये आदित्य सुरजेवाला ने कही है। इनकी बात बिल्कुल गलत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैथल में सीवरेज नेटवर्क के व्यापक सुधार हेतु 11 वर्षों में हमने 145 किलोमीटर लंबी नई सीवरेज लाइन तथा 122 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है। ये तो वहां भी नहीं जाता ना कैथल जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कैथल जाए गलियों में घूमे तब तो पता लगे, वहां भी नहीं जाता, कैसे पता लगे कि यहाँ सीवरेज भी डल रहा है, यहाँ पीने के पानी का पाइप भी डल रहा है। वहां भी नहीं जाते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ना बजट को देखते हैं, बजट को पढ़ते नहीं, फील्ड में जाते नहीं है। ये हालात हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैथल शहर में हमने 20 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि के विस्तृत अनुमान को
प्रशासनिक स्वीकृति 18 दिसंबर 2025 को प्रदान की जा चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत कैथल को नव अनुमोदित कॉलोनियों में 55 किलोमीटर लंबा नया सीवरेज नेटवर्क वो बिछाया जाएगा और जहां आवश्यकता है वहां पुराने सीवरेज पाइपलाइनों को बदला भी जाएगा। इन कॉलोनियों में 90 किलोमीटर लंबी नई पेयजल पाइपलाइनें भी बिछाई जाएंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रदेश के हर नागरिक के बेहतर जन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्मल सिंह जी ने पहले, क्योंकि कई बार चर्चा हुई है, वो दादूपुर नलवी वाला फेर ठाई लेना जी, कहीं बड़ी चर्चा हो यहाँ से, हाँ जी, बार बार हो यार, इतनी बार चर्चा हुआ। मैं तो ये कहना चाहूँगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका भी, क्योंकि पूर्व में मैंने उत्तर दिया था, उसका भी रिकॉर्ड निकलवा करके उनको भेज देना ताकि उनको पता चल जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय बार बार एक ही क्वेश्चन को वो उठाते हैं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रघुवीर कात्यायन ने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लेबर के अंदर बड़ा घोटाला हो गया, लेबर डिपार्टमेंट के अंदर बड़ा घोटाला हो गया। हाँ जी, और कुछ नहीं है, नहीं ट्वीट भी तो रजाई में पड़े पड़े करी जा और कुछ नहीं करते हैं। गजब के लोग हो रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बात कह दी, कहा लेबर डिपार्टमेंट में बड़ा घोटाला हो गया। ये रघुवीर कात्यायन, डॉक्टर रघुवीर कात्यायन जी ने कहा कि मामला माननीय मंत्री जी ने पकड़ा है। ये अपने भाषण में कहा कि ये मामला माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग में पकड़ा है। जब मंत्री जी ने मामला पकड़ लिया और उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो सरकार घोटाले के ऊपर, जो सरकार के ऊपर आरोप लगे रहे हैं, तो वो क्या उचित है उसका? भाई मंत्री जी ने गंभीरता से उस मामले को पकड़ लिया कि कहीं गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई, फिर घोटाला कहाँ रह गया जी? मंत्री देख रहा है ना उसको। घोटाला तो इनके समय में होता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये यहाँ नहीं है। एक बड़े पत्रकार ने इनको पूछ लिया, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ था, उसने कह दिया, कहा जी 80 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये रिकॉर्डिंग है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी कांग्रेस के एक बड़े नेता की। हमारे पत्रकार साथी